हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर इंदु एस गौर आज के सत्र में कक्षा 7वीं और 8वीं हिंदी द्वितीय भाषा के अंतर्गत भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। भाषा। तो भाषा, हम समाज में रहते हैं। समाज में रहते हुए अपने भावों और विचारों को हम भाषा के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। भाषा के आरंभिक दौर को देखें तो पता चलता है कि आदि मानव संकेतों और अलग अलग ध्वनियों से अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते थे। लिखित रूप बहुत बाद में विकसित हुआ। आधुनिक परिदृश्य में जो लोग बोल सुन नहीं सकते, यानी कि हाथ के संकेतों से वार्तालाप करना, छोटे बच्चे भूख लगने पर रोना, अथवा सभ्य सुशिक्षित लोग प्रशंसा में ताली बजाना, हाथ हिलाकर जाने का संकेत करना, विद्यालय में छुट्टी की सूचना देने के लिए घंटी बजाना, भी विभिन्न संकेतों से अपने मनोभावों और जिज्ञासाओं को प्रकट करते हैं। लेकिन केवल संकेतों के माध्यम से सभी भावों को समझना और समझाना आसान नहीं है, इसलिए भाषा बनी है। तो भाषा की परिभाषा कुछ इस प्रकार हो सकती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर प्रकट करता है। कुल मिलाकर भाषा भावों के आदान प्रदान का साधन है। आगे देखते हैं। और उसी के साथ साथ ही भाषा के मूल में ध्वनि होती है, यानी इन ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण बनता है, जैसे क, ख, ग आदि। और इन वर्णों को निश्चित क्रम में और व्यवस्था के अनुसार जोड़ते हैं तो सार्थक शब्द बनता है। जैसे सड़क भी कह सकते हैं। तो वर्णों का एक व्यवस्था के अनुसार न लिखे तो कड़स या डसक भी हो सकता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। यही कारण है कि शब्दों के लिए वर्णों को जोड़ते समय एक निश्चित क्रम और व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। शब्दों के सार्थक मेल से ही वाक्य बनता है, जिसका उच्चारण मानव विचारों की अभिव्यक्ति के लिए करता है। तो आइए हम देखते हैं भाषा की विशेषता। भाषा का उद्देश्य है विचारों का आदान प्रदान। 2. भाषा का आधार मौखिक ध्वनियाँ। 3. ध्वनि या सार्थक शब्दों का निर्माण करती है। 4. प्रत्येक स्थान की भाषा की अपनी एक व्यवस्था व नियम सिद्धांत होते हैं। आगे देखते हैं। भाषा। तो भाषा के मुख्य 2 प्रकार हैं। उसके अंतर्गत आज सबसे पहले हम देखेंगे मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित। तो मौखिक भाषा बोलकर भी कह सकते हैं। तो हम देखेंगे मौखिक भाषा के अंतर्गत जब हम बोलकर अपने भाव और विचार प्रकट करते हैं तो दूसरे सुनकर समझते हैं। यही भाषा का मौखिक प्रयोग है। व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में 98 यानी 98% भाषा का प्रयोग बोलकर ही करते हैं, और जो साक्षर नहीं होते वहाँ यह संख्या 100% यानी 100% हो जाती है। भाषण देना, फ़ोन पर बात करना, रेडियो सुनना आदि मौखिक भाषा के ही उदाहरण है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है मौखिक भाषा की। भाषा के इस रूप में बोलकर अपने भाव प्रकट किए जाते हैं। भाषा का मूल रूप ही मौखिक भाषा है। तो आइए आगे देखते हैं। लिखित भाषा। लिखित भाषा के अंतर्गत भाषा को लेखनी द्वारा प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा का आरंभ कालांतर में हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं शिक्षिका बोर्ड पर लिखकर बच्चों को पढ़ा रही है, तो ये भी लिखित भाषा का उदाहरण हो सकता है। तो आइए हम जानेंगे लिखित भाषा का महत्व। इसे वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आने वाली पीढ़ी अभी तक
अभी इसका लाभ उठा सकती है। यह भाषा को मानक रूप प्रदान करती है। आइए आगे देखते हैं। भाषा के विविध रूप। इसके अंतर्गत संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा। पहला देखेंगे संपर्क भाषा। संपर्क को व्यावहारिक अथवा संपर्क भाषा भी कह सकते हैं। इसका इंग्लिश में अर्थ हो सकता है अप्लाइड और लिंक लैंग्वेज। भारत के जनसाधारण अर्थात विभिन्न सरकारी कार्यालयों आदि में होता है। यह भाषा आपसी वार्तालाप, पत्र व्यवहार आदि में अधिक काम आती है, जिसमें स्थानीय प्रभाव के कारण लोक प्रचलित शब्दों का समावेश हो जाता है। यह देश के प्रत्येक कोने कोने में समझी और बोली जाती है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी किसी वर्ग विशेष की भाषा नहीं है और न ही इसका क्षेत्र छोटा है, क्योंकि इसका प्रयोग पूरे भारत में किया जाता है। दूसरा देखेंगे राजभाषा। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा अर्थात शासन की भाषा, सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। तो संविधान में 14 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को केंद्र की राजभाषा का दर्जा दिलाया गया। जिन प्रांतों में हिंदी नहीं समझी जाती, वहाँ हिंदी के पात्रों के साथ अंग्रेजी में उनका अनुवाद भेजा जाता है। आगे देखेंगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा ने नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश यानी ज़्यादातर अधिकांश लोग करते हों, अर्थात एक ऐसी भाषा जो पूरे देश में मान्य हो। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो हिंदी का प्रचलन उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक तथा पूर्व से पश्चिम तक निसंदेह यह कहा जा सकता है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। आगे देखते हैं। जब बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। क्षेत्र के आधार पर भाषा का सबसे छोटा रूप बोली होता है। एक क्षेत्र के बहुत से लोगों की भाषा को स्थानीय बोली कहा जाता है। यदि एक से अधिक स्थानीय बोलियों को मिला दिया जाए तो उसे उपबोली अथवा सब डायलेक्टेड अथवा उपबोली कहते हैं। आइए अब देखेंगे बोली और भाषा। बोली सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। तो बोली की परिभाषा ऊपर दी गई है, उस प्रकार आप कर सकते हैं। परिभाषा अलग अलग तरह से भी की जा सकती है। बोली में प्रायः साहित्य रचना नहीं होती। क्षेत्र के आधार पर यह भाषा का सबसे छोटा रूप है। भौगोलिक कारणों से बोलियों का निर्माण होता है। उपभाषा का क्षेत्र बोली की उपेक्षा विस्तृत होता है यानी बड़ा होता है, जबकि भाषा की उपेक्षा छोटा होता है। यहाँ पे दिखाया गया है नीचे। बोली यानी साहित्य रचना होने पर उपभाषा और सर्वसामान्य रूप प्राप्त करने पर भाषा बन जाती है। तो आइए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा की कुछ भाषाएं और भाषाओं की अलग अलग बोलियां। पहले हम देखेंगे उपभाषाएं और यहाँ पे बोलियां। तो पश्चिमी, उससे पहले थोड़ा सा हम एक लाइन के अंतर्गत कुछ हिंदी विश्लेषण करेंगे। हिंदी भाषा की कुछ भाषाएं हैं और उपभाषाओं की अलग अलग बोलियां जो हमने नीचे दी गई है। तो उसके आधार पर पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं और उसकी बोलियां है हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और खड़ी बोली। पहाड़ी हिंदी की कुमाऊनी, गढ़वाली और मंडियाली। राजस्थानी इसके अंतर्गत जयपुरी, मालवी, मेवाती, हाड़ौती। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं
भोजपुरी, मैथिली और मगही। आइए हम आगे देखते हैं भाषा और बोली में अंतर। बोलियां किसी एक भाषा का अंग होती है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है किंतु बोली का क्षेत्र सीमित। साहित्य रचना में भाषा का प्रयोग किया जाता है जबकि बोलचाल में बोली का। भाषा व्याकरण सम्मत होती है, बोली का व्याकरण नहीं होता। बोली बोलने वाले अपने क्षेत्र के लोगों से तो बोली का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के बाहर के लोगों से भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो आपको इसके अंतर्गत प्रश्न पूछा जा सकता है, बोली, भाषा और बोली में अंतर लिखिए। तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं अथवा उसको 2 कॉलम में भी लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं लिपि। लिपि का महत्व ध्वनि पर आधारित है। अपने सामने बैठे व्यक्ति से जब हम बातचीत करते हैं तो मौखिक ध्वनि की मदद लेते हैं, लेकिन जब दूर बैठे व्यक्ति को हम अपने भावों से परिचित कराना चाहते हैं तो उन्हें मौखिक ध्वनियों को कुछ निश्चित चिन्हों द्वारा नियमों में बांधकर लेखनीबद्ध कर दिया जाता है, जिसे हम लिपि कहते हैं। तो लिपि की परिभाषा होगी, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए लेखन चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी, चलिए देखते हैं। लिपि की आवश्यकता अपने विचारों और ज्ञान को स्थायी और विस्तृत बनाने के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ी। लिखित भाषा द्वारा ही ज्ञान के भंडार को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। आगे देखते हैं। भाषा, विभिन्न भाषा और उनकी लिपियाँ। तो भाषा की ध्वनियाँ जिन लिखित संकेतों में लिखी जाती हैं वे लिपि चिन्ह यानी सिंबल भी कहलाते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और हिंदी के लिपि चिन्ह है क, ख, ग आदि। तो अब हम देखते हैं विभिन्न भाषा और उनकी लिपियाँ। पहला भाषा और उनके अंतर्गत आने वाली लिपि यानी कि लिपियाँ। हिंदी, मराठी, संस्कृत, इनकी लिपि है देवनागरी। गुजराती मूल ब्राह्मी का परिवर्तित रूप। पंजाबी, उसकी लिपि है गुरुमुखी। उर्दू, अरबी और उर्दू, इसकी लिपि फारसी। अंग्रेज़ी, रोमन और जर्मन की लिपि है रोमन। भारत की प्राचीनतम लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि है। इसी लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। उनकी भाषा प्राकृत है लेकिन लिपि का नाम ब्राह्मी है। इस ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अब देख सकते हैं, अगर कभी सारनाथ गए, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ पर ब्राह्मी लिखी है। आगे देखते हैं। व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण की परिभाषा हम कह सकते हैं, अथवा उससे पहले हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। तो व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ होता है शब्दों का विश्लेषण। व्युत्पत्ति के अनुसार व्याकरण का अर्थ होता है जिसमें शब्दों में प्रकृति प्रत्यय का विवेचन हो। कुछ भी कहा जाए, व्याकरण भाषा के मानक रूप का निर्धारण करता है। तो व्याकरण की परिभाषा कुछ इस प्रकार हो सकती है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा के वर्णों, शब्दों और वाक्यों का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है। व्याकरण किसी भी भाषा का शुद्धतम रूप प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो व्याकरण के मुख्य अंगों पर हम चर्चा करेंगे। तो व्याकरण के मुख्य 3 अंग हैं। उसके अंतर्गत वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहला हम देखेंगे वर्ण विचार। इसका विस्तृत जानकारी हम आगे करने वाले हैं आगे के पार्ट में, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा संक्षिप्त करेंगे विश्लेषण। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत इसमें वर्णों के स्वरूप, भेद, उच्चारण, प्रकार, स्थान, इनकी उत्पत्ति,
संयोग, संधि आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। इसमें शब्द के स्वरूप, भेद, व्युत्पत्ति, प्रकार, लिंग, काल आदि का अध्ययन किया जाता है। तो तीसरा वाक्य विचार। इसमें शब्दों द्वारा वाक्य रचना, भेद, अंग प्रत्यंग, विभिन्न प्रकार के पत्र, प्रस्ताव, कहानी, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। तो आगे हम देखते हैं साहित्य। साहित्य हित सहित साहित्य है, अर्थात जिसमें समाज का हित हो, जो समाज का पथ प्रदर्शक यानी मार्गदर्शन देने वाला अथवा मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक बने, वही साहित्य कहा जा सकता है। तो साहित्य की परिभाषा ऐसे दी जा सकती है। अन्यथा और एक इसमें भी किसी भाषा के संचित ज्ञान संग्रह को साहित्य कहा जाता है। तो साहित्य के अंतर्गत साहित्य के दो प्रकार हैं, गद्य और पद्य, प्रोज और पोएट्री। तो पहले हम देखें गद्य साहित्य। गद्य साहित्य, इसमें लेखक अपने भावों अथवा विचारों को व्यवस्थित भाषा और रचनात्मक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त करता है। गद्य के रूप में कहानी, कथा, पत्र, निबंध, संस्मरण, अनुच्छेद, संवाद, उपन्यास, जीवनी, रेखाचित्र, नाटक, एकांकी आदि आते हैं। तो गद्य के रूप में लेखक साहित्यकार अगर हम देखें, यहाँ पे एक ही उदाहरण दिया गया है, प्रेमचंद जो लेखक है, हिंदी साहित्य के सम्राट भी माने जाते हैं। तो प्रेमचंद लेखक है, तो उनके साहित्यकार, उनकी कृतियाँ हैं मानसरोवर, गोदान, मंगलसूत्र, गबन आदि। उन्होंने तो बहुत सारे लिखे, 300 से भी अधिक कहानियाँ लिखी हैं जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है, लेकिन हम यहाँ केवल उसकी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद, उनका साहित्यकार के अंतर्गत उन्होंने ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि। अब हम देखेंगे पद्य साहित्य यानी पोएट्री। पद्य साहित्य, इसे काव्य कविता भी कहा जाता है, जबकि कवि अपने शब्दों को छंद, लूक, लय, तूक, लय द्वारा व्यक्त करता है, तब उसे पद्य साहित्य कहते हैं। जैसे रहीम जी का एक उदाहरण देते हैं यहाँ पे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए, टूटे ते फिर न जुरे, जुरे गाठ परिजाए। तो यहाँ पे पद्य के रूप में दोहा, कुंडली, कवित्त, सवैया, पद, सोरठा, छंदबद्ध कविता, छंदमुक्त कविता आदि आते हैं। तो प्रमुख कवि में कबीर, आप सभी जानते हैं कबीर जी को। कबीर, रहीम, मीराबाई के पद, बिहारी, तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा आदि। तो आज का यह व्याकरण का भाग हम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।